मंत्री बारूद निकालकर भेड़ों पर फेंक देता है। धमाकों से सारा रास्ता शोर से भर जाता है। बेचारी बेकसूर भेड़ वहीं मर जाती हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की मौत देखकर एक तरफ खड़ा रोने लगता है। फिर राजा और मंत्री भेड़ों के ऊपर से घोड़ा निकाल कर निकल जाते हैं। अगले दिन वही चरवाहा महल में जबरदस्ती दाखिल हो जाता है। ये तो वही चरवाहा है। लगता है इसे अभी भी चैन नहीं है। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। बहुत समय पहले नागतपुर नाम का एक बड़ा राज्य हुआ करता था। राज्य की हवा में डर घुला हुआ था। गलियों में कदमों की आवाजें धीमी पड़ जाती थीं, जब दूर महल की ओर से घोड़ों की टाप गूंजती थी। यहाँ राजा के डर से लोग सहम कर किनारे हट जाते थे। उसी राज्य में एक गांव था, जहाँ एक बुनकर रामदीन और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। हालातों से वे गरीब थे, लेकिन फिर भी किसी तरह गुजारा चला लेते थे। कितना भी काम कर लूं, लेकिन पूरे काम का मिलने वाला आधा मेहनताना कर वसूली में चला जाता है। ना जाने घर का गुजारा कैसे चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ जरूर देती है। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। रूपवती हमेशा उसे हिम्मत देती थी। देखने में रूपवती इतनी सुंदर थी कि ये बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी बुनकर की पत्नी है। लेकिन जितनी वो सुंदर थी, उससे कई गुना अधिक बुद्धिमान भी थी। एक बात बताओ रूपवती, मैं तो एक सामान्य बुनकर हूँ। तुम भी किसी सामान्य परिवार से हो, लेकिन मैं देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुमने मुझे अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि मेरे लिए चेहरे की सुंदरता से ज्यादा जरूरी ये है कि किसी इंसान में वे गुण हो जो हर हालात में जीवन जीना जानता हो। अच्छा, तो क्या तुम्हें भी मैं ऐसा ही लगता हूँ? हाँ, क्योंकि आप गरीबी जैसे हालातों में भी संतुष्ट रहकर जीवन जीना जानते हैं, और यही चीज किसी इंसान को लालच और धोखेबाजी से कोसों दूर रखती है। सच में रूपवती, तुम्हें तो किसी धनी व्यापारी के घर में शादी करनी चाहिए थी, या शायद किसी महल की राजकुमारी होना चाहिए था। दोनों बातें करके अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन उनके घर के पास एक साहूकार आता है। देखने में वो सामान्य लगता था, लेकिन उसकी नजरें चालाक थी। साहूकार के साथ उसके 2 आदमी भी थे। उस समय रामदीन झोपड़ी के बाहर करघा चला रहा था। जैसे ही उसने साहूकार को देखा, उसने हाथ से करघा छोड़ दिया। अरे मालिक, आप अचानक मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ रामदीन, बस सोचा आज तुम्हारे इधर से होता चलूं। अच्छा रामदीन, एक बात बता, मैंने सुना है कि तू काफी परेशानी से जूझ रहा है। क्या बात है? आजकल काम नहीं चल रहा क्या? काम तो चल रहा है मालिक, लेकिन राजा ने कर बढ़ा दिया है। अब हर चीज पर आधा कर लग रहा है। ऐसे में हम क्या ही कमा पाएंगे। हाँ ये तो है, राजा ने सच में कर बढ़ा दिया है। ऐसे में गरीब का कमा पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तू मोटी कमाई कर सकता है। जब तेरी बड़ी कमाई होगी तो चाहे जितना कर देना, उसके बाद तो तेरे पास अच्छा पैसा बचेगा। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं तो कपड़ों की बुनाई के अलावा कोई काम नहीं जानता जिससे ज्यादा कमाई हो सके। अरे तुझे दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। तू इसी काम से अच्छे पैसे कमा सकता है, लेकिन कुछ चीजें बदलनी होंगी, इससे तेरी कमाई बढ़ सकती है। मैं समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तू गांव में रहता है, तुझे क्या पता बुनाई का काम किस तरह किया जाए ताकि कमाई बढ़े। मैं तुझे कुछ कपड़ा दे सकता हूँ। अगर तू उनके राजशाही कपड़े बनाए तो तेरी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। ये कपड़ा तुझे मुझसे उधार लेना होगा, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। फिर भी मैं तुझे सस्ते में दे दूंगा। जब तेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो तू मुझे उधार लौटा सकता है। ठीक है मालिक, वैसे भी मैं इस तरह कुछ भी कमा नहीं पा रहा। आपकी बात सुनकर मुझे उम्मीद लग रही है कि अब अच्छी कमाई हो सकती है।
साहूकार अपने आदमी से झोले में रखा कीमती कपड़ा मंगवाता है। वो कपड़ा रामदीन को दे देता है। कपड़ा लेते ही रामदीन रूपवती को अंदर से आवाज लगाता है, अरे रूपवती, जरा मालिक के लिए मटके का पानी ले आओ। जी अभी लाई। कुछ देर बाद रूपवती लोटे में पानी भरकर लाती है। जैसे ही साहूकार उसे देखता है, उसकी नजरें रूपवती के चेहरे पर टिक जाती हैं। वैसे एक उपाय और है मेरे पास, जिससे तेरी कमाई दोगुनी हो सकती है। वो कौन सा उपाय है मालिक? रामदीन के सवाल पर साहूकार की नजरें लालसा से भरी हुई रूपवती पर टिक जाती हैं। अगर तू रूपवती को मेरे साथ महल में भेज दे तो हो सकता है इसे कोई काम मिल जाए। उस काम पर कोई कर नहीं लगता। साहूकार की बात सुनकर रूपवती उसकी गंदी नीयत को तुरंत पहचान लेती है। देख ले रूपवती, अब मैं तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। कुछ देर बाद साहूकार वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रामदीन अपनी पत्नी से बोलता है, रूपवती, तुमने साहूकार को ऐसा क्यों कहा? तुम्हें महल में जाने का मौका मिल सकता था। हाँ, मिल तो सकता था, लेकिन उसकी नजरें गंदी थी। उसकी नजरों से ही मुझे समझ आ गया कि वो क्या चाहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी बात सच ही हो सकता था तुम्हें सच में महल में काम मिल जाता। रामदीन की बात सुनकर रूपवती चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। अब कई दिन और महीने बीत जाते हैं। एक दिन साहूकार अपने उधार पैसे लेने पहुंचता है। रामदीन, मेरे पैसे लौटा दे। तुझे काम करते हुए 1 महीना हो गया है। लेकिन मालिक, अभी तो कोई फायदा नहीं हो पाया है। मुझे कुछ नहीं पता। हमारी महीने भर की बात हुई थी। अगर तूने उधार नहीं दिया तो तुझे राजा के सामने ले जाऊंगा, और तुझे राजा के बारे में तो सब पता है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं घर खर्च से ही पैसे दे देता हूँ। रामदीन घर का खर्चा काटकर साहूकार को पैसे दे देता है। फिर साहूकार चालाक मुस्कान के साथ चला जाता है। ये तो साफ साफ अत्याचार है। ऐसे ही कई कारीगरों और मजदूरों पर जुल्म होता होगा। एक क्रूर राजा का डर पूरे राज्य में है। ये कब तक चलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते रूपवती। हम गरीब हैं और हमें गरीब की तरह ही रहना होगा। सब पहले जैसा ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक गांव के बाहर राजा और साहूकार घोड़े पर दिखाई देते हैं। उधर रूपवती मटके में पानी भरकर घर लौट रही होती है। कुछ देर बाद राजा और साहूकार रामदीन की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वे घोड़े से उतरते हैं और रामदीन की ओर बढ़ते हैं। महाराज, यही है वो धोखेबाज जिसने मेरे उधार पैसे देने से मना कर दिया था और आपके बारे में मुझसे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। क्यों रे बुनकर, तुझ भिखारी की इतनी हिम्मत कि तूने हमारी प्रजा के साथ अन्याय करने की कोशिश की? क्षमा करें महाराज, मेरी इतनी क्या मजाल कि साहूकार जी के पैसे रोक सकूं और आपको कुछ कह सकूं। ये सब झूठ है। ये झूठ बोलता है महाराज। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इसके पास आया था। इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए थे। इसी बीच रूपवती भी मटका लेकर वहां पर आ जाती है। वो मटका झोपड़ी के बाहर रखकर दूसरे काम में व्यस्त हो जाती है। तभी राजा की नजर उसके चेहरे पर पड़ जाती है। शांत हो जाओ साहूकार जी, मैं आदेश देता हूँ, आप इसी वक्त महल लौट जाओ। मैं यहाँ पर सब देख लूंगा। लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं, हमने कहा ना, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। अब ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब साहूकार घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। उधर राजा रामदीन से बात करने लगता है। देखो रामदीन, इस बात को हम आराम से बैठकर समझते हैं। जी महाराज, अंदर आइए, आपको जो कहना सुनना है आप पूछ सकते हो। अब वो दोनों झोपड़ी के अंदर जाकर खाट पर बैठ जाते हैं। रूपवती, जरा लोटे से पानी तो लाना। जी अभी लाई। शुक्रिया, तो तुम ही हो इस बुनकर की पत्नी? जी महाराज, ये मेरी पत्नी है। अति सुंदर, लेकिन तुम्हारी सुंदरता को देखकर लगता है कि तुम गलत जगह हो। क्या मतलब महाराज? मतलब साफ है रामदीन, तुम्हारी पत्नी रूपवान है,
इसकी सुंदरता से ये महल की राजकुमारी को भी पीछे छोड़ देती है। धन्यवाद महाराज। वैसे आप भी कम सुंदर नहीं हैं। इस झोपड़ी में रहते हुए भी हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपके विचार सच में सर्वोत्तम हैं। रूपवती की बात सुनकर रामदीन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रूपवती भी अच्छे से जानती थी कि वो राजा एक क्रूर स्वभाव वाला है। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी की आवाज आती है। अरे रामदीन बेटा, मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? जी काका, अभी आया। अरे रामदीन, अपने काम को मत छोड़ो, जाओ तुम काम देखो। मैं रूपवती से बात कर लेता हूँ, आखिर माजरा क्या था। ठीक है महाराज। अब रामदीन अपने ग्राहक से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। हाँ तो रूपवती, तुम बताओ, आखिर ये साहूकार का माजरा क्या था? वो सब छोड़िए महाराज, आप तो बस मेरी सुंदरता का लुत्फ उठाइए। मैं तो कब से आपका मन लुभाने के लिए बेकरार खड़ी हूँ। वाह रूपवती, तुमने तो मेरे पूरे मन की बात कह डाली। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर ही झोपड़ी के अंदर आया था। हाँ महाराज, आपकी नजरों ने मुझसे सब कुछ कह दिया है। इस तरह से दोनों झोपड़ी के अंदर एक दूसरे के करीब आते हुए बातें करने लगते हैं। उधर रामदीन बाहर से काम करते हुए भी उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। रूपवती राजा के साथ इस तरह बातें क्यों कर रही है? इसकी बातें सुनकर तो लगता है ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि राजा की प्रेमिका है। आज तो हद कर दिया इसने। जाने दो राजा को, फिर मैं इसे अच्छे से बताता हूँ। रामदीन अपनी पत्नी की इस बदचलन हरकत से आग बबूला हो चुका था। अब वो राजा के बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब राजा बाहर नहीं निकला तो रामदीन खुद ही झोपड़ी में चला गया। अरे रामदीन, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ महाराज, बस अभी काम नहीं था, इसलिए सोचा कुछ देर आराम कर लूं। ठीक है रामदीन, मैं तुम्हारी पत्नी के स्वभाव से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए रूपवती जैसी स्त्री की सुरक्षा का जिम्मा अब हमारे ऊपर है। हम रूपवती की सुरक्षा के लिए एक सिपाही यहीं पर छोड़ेंगे, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में कोई भी रूपवती से ऊंची आवाज में बात भी ना कर सके। इसकी क्या जरूरत है महाराज? रूपवती की हिफाजत के लिए मैं हूँ यहाँ। जरूरत है रामदीन, क्या पता रूपवती के साथ तुम ही अत्याचार कर बैठो। राजा की बात सुनकर रामदीन एकदम चुप हो जाता है और राजा कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। अब रामदीन और रूपवती दोनों अकेले होते हैं, लेकिन राजा के डर से रामदीन कुछ भी नहीं बोल पाता। सुनिए जी, आप आजकल बहुत कम बोलते हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं रूपवती, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब बस काम पर ज्यादा ध्यान दो। उधर रूपवती की झोपड़ी के बाहर वो सिपाही खड़ा था जिसे राजा ने भेजा था। कुछ दिन बाद राजा ने रूपवती को अपना भोग विलास पूरा करने के लिए महल में बुलावा भेजा। उस दिन रूपवती कुछ सिपाहियों के साथ राजमहल की तरफ जा रही होती है। उसके वहां पहुंचने पर महल का विशाल दरवाजा खुलता है। रूपवती पहली बार अंदर जा रही होती है। वहां पर सिपाही रास्ता दिखाते हैं। फिर रूपवती राजा के निजी कक्ष के सामने रुकती है। कुछ दूर आगे जाकर रूपवती दरवाजा खोलती है। वहां राजा गुंबद नुमा कक्ष में बैठा था। आओ रूपवती, बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। महाराज, आपने अच्छा किया जो मुझे अपने महल ही बुला लिया। अब आपको किसी की भी रोक टोक नहीं है। आप जी खोल के मेरे साथ मन की बातें कर सकते हैं। मैं तो आपसे अकेले में ही मिलना चाहती थी। अकेले में क्यों? हाँ महाराज, अकेले में, क्योंकि ये बातें मैं अपने पति के सामने कभी भी नहीं बोल सकती थी। अब हम अकेले में ही हैं रूपवती, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, मैं आपको अपना तन और मन दोनों सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं उस गरीबी में नहीं रह सकती जहाँ पर हर दिन केवल तकलीफ देखने को मिलती है। राजा का चेहरा खिल उठता है। वाह रूपवती, तुमने तो आज मेरा मन ही खुश कर दिया। तुम चाहो तो मेरे साथ अभी विवाह कर सकती हो। मैं तुम्हें अभी इसी महल की रानी बनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अभी तो मुझे अपने पति को खुद से दूर करना है। बेचारा मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर अचानक से उसे छोड़ दिया तो उसका भरोसा टूट जाएगा।
ओह अच्छा, अब समझा। इसका मतलब कि तुम रूपवान के साथ साथ काफी समझदार भी हो। हमें गर्व है कि इस राजमहल की होने वाली राजकुमारी इतनी बुद्धिमान है। जी महाराज, वो तो मैं पहले से ही हूँ। रूपवती, हम तुम्हें महल में ही रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। तुम बेफिक्र होकर यहाँ पे रह सकती हो और हमें महत्वपूर्ण सलाह दे सकती हो, जिसके लिए पूरे महल में हर जगह प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि तुम महल की हर बातों को अच्छे से जान सको। आखिर इस राजमहल की होने वाली रानी का इतना तो हक जरूर होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। कुछ दिन बीतते हैं। अब रूपवती महल में इधर उधर ध्यान से देखती रहती है। एक दिन वो रसोई घर में निगरानी रखती है। इतना सामान बाहर क्यों ले जाया जा रहा है? ये तो बस प्रजा के लिए जाते हैं। यहाँ से रूपवती को कुछ शक होने लगता है। वो समझ जाती है कि भुखमरी के दौरान क्यों गांव वालों की मदद नहीं की जा सकी। इसी तरह एक दिन रूपवती ने महल में गांव के एक आदमी को देखा जो अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन महल के मंत्री ने उसकी एक ना सुनी। मालिक, मैंने पूरा कर अदा कर दिया था, लेकिन मुझसे और ज्यादा पैसे की मांग की जा रही थी। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की? क्षमा करें मंत्री जी, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बस चुप हो जा अब। सैनिकों, इसे ले जाओ। ये सब कुछ रूपवती बहुत ध्यान से देख रही होती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राजा मंत्री के साथ गांव से कर वसूलने जाता है। तभी रास्ते में भेड़ चरवाहा आ जाता है। उन भेड़ों की भीड़ राजा के घोड़े को आगे बढ़ने से रोक देती है। हट हट हट! कौन है ये चरवाहा जिसने महाराज के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है? अब मंत्री घोड़े से उतरकर उस चरवाहे के पास जाता है। क्यों रे चरवाहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा रास्ता रोका? क्षमा करें मंत्री जी, मैं अभी अपनी भेड़ों को एक तरफ कर देता हूँ। डर के मारे वो अपनी भेड़ों को एक तरफ करने लगता है, लेकिन भेड़ें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए वे हट नहीं पा रही थीं। ये देखकर मंत्री और क्रोधित हो जाता है। जब ये भेड़ें तेरे बस की नहीं होती तो इन्हें रास्ते में क्यों चराता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर मंत्री तुरंत राजा के पास जाकर झूठ बोल देता है। महाराज, ये चरवाहा कहता है कि वो अपनी भेड़ें नहीं हटाएगा। क्या कहा? इस चरवाहे की इतनी हिम्मत कि हमारा रास्ता जबरदस्ती रोक सके? हाँ महाराज, लेकिन आप चिंता ना करें। मैं कहता हूँ कि हमारे घोड़े पर टंगे झोले में रखे बारूद को इन भेड़ों पर फेंक देते हैं, फिर सारी भेड़ें खत्म हो जाएंगी और हम इनके ऊपर से अपना घोड़ा ले जाएंगे। बहुत दूर की सुझाई। अब ऐसा ही करो, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। जो आज्ञा महाराज। अब मंत्री बारूद निकालकर भेड़ों पर फेंक देता है। धमाकों से सारा रास्ता शोर से भर जाता है। बेचारी बेकसूर भेड़ वहीं मर जाती हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की मौत देखकर एक तरफ खड़ा रोने लगता है। फिर राजा और मंत्री भेड़ों के ऊपर से घोड़ा निकालकर निकल जाते हैं। अगले दिन वही चरवाहा महल में जबरदस्ती दाखिल हो जाता है। ये तो वही चरवाहा है। लगता है इसे अभी भी चैन नहीं है। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। जिन भेड़ों से मेरी कमाई होती थी वो सब मार दी गई। अब मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा है। सुन चरवाहे, तेरी भेड़ें तेरी ही गलती से मारी गई थी। उस दिन तूने अपनी अकड़ दिखाई थी। लेकिन महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रूपवती पास खड़ी ये सब सुन रही होती है और मंत्री के झूठ को समझने की कोशिश कर रही होती है। महाराज, इस चरवाहे की बात बिल्कुल ना सुनी जाए। ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। बस अब और नहीं, हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? रुक, अभी दिलवाते हैं न्याय। राजा मंत्री को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहता है। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद दो सैनिक कोड़े लेकर आते हैं। चलो रे, इस चरवाहे को न्याय देना शुरू करो।
जैसे ही राजा आदेश देता है, दोनों सैनिक चरवाहे पर आगे पीछे से कोड़े बरसाना शुरू कर देते हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। रूपवती ये सब देखकर भावुक हो जाती है। उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा अचानक जाग उठता है। अब वो राजा के सामने आ जाती है। रुक जाइए महाराज, आप तुरंत इस अत्याचार को रोक दीजिए। लेकिन क्यों रूपवती? ये गुनाहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। पहले आप इन सिपाहियों को रोकिए, फिर मैं बताती हूँ। रुक जाओ सैनिकों, हमें रूपवती की बात सुननी है। फिर दोनों सैनिक रुक जाते हैं और चरवाहे को छोड़कर पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ रूपवती, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, आपने मंत्री जी की बात तो सुनी, लेकिन इस गरीब चरवाहे की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सीधे प्रजा पर अन्याय है और मुझे पता है कि इस अन्याय के भागीदार सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि इस महल में मौजूद कई लोग हैं। तुम कहना क्या चाहती हो रूपवती? महाराज, जिस तरह आपने मंत्री जी की बातें सुनी, उसी तरह आपको इस चरवाहे की बात भी सुननी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन रास्ते में क्या हुआ था, इसलिए आपको इस चरवाहे की बात सुननी चाहिए। ठीक है, बोलो चरवाहे, तुम क्या कहना चाहते हो? अब महाराज, आप रूपमती की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें। महाराज, मेरे कहने पर आपको आज सच जरूर जानना चाहिए। आप शांत हो जाइए मंत्री जी, हमें लगता है कि एक बार रूपवती की बात सुन लेनी चाहिए। अब बोलो चरवाहे, उस दिन क्या हुआ था? महाराज, उस दिन जब मंत्री जी मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी भेड़ों को हटा रहा हूँ, लेकिन भेड़ें ज्यादा होने के कारण मुझे समय लग रहा था। पर उसके बाद मंत्री जी ने आपसे कुछ कहा, जिसके बाद मेरी भेड़ों की जान ले ली गई। मंत्री जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने तो मुझे उस दिन कुछ और ही बताया था। क्षमा करें महाराज, उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था। आपके रास्ते में इस तरह बाधा देखकर मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब रूपवती की बात बिल्कुल सत्य थी। मैंने चरवाहे की बातें सुने बिना बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मुझे अब उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। अब राजा को अपनी गलती पर अफसोस होता है और वो चरवाहे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है ताकि वो कोई और काम शुरू कर सके। फिर चरवाहा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब रूपवती रामदीन के पास जाती है तो उसे देखकर रामदीन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये सब क्या है रूपवती? आजकल तुम मुझसे ज्यादा उस अत्याचारी राजा के पास रहने लगी हो। आखिर चल क्या रहा है? आप शांत हो जाइए, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? पूरा गांव जानता है कि राजा तुमसे शादी करने वाला है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? पहले तुम कहती थी कि तुमने मेरे अंदर की अच्छाई देखकर मुझे अपना पति माना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम अंदर से एक बदजलन औरत हो। अगले दिन रूपवती फिर राजमहल पहुंच जाती है। उधर रामदीन घर पर अकेला होता है। उसके हाथ में एक नुकीला खंजर होता है और वो किसी खतरनाक इरादे से कुछ सोच रहा होता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपना पूरा काम करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद रामदीन खंजर छुपाकर महल में प्रवेश कर जाता है। उधर राजा के कक्ष में रूपवती और राजा बात कर रहे होते हैं। महाराज, जिस तरह आपने कल मंत्री जी का कसूर समझा, उसी तरह पूरे महल में अव्यवस्था है। आपको महल की सच्चाई जाननी चाहिए। ठीक है रूपवती, क्या तुम महल की दूसरी अव्यवस्थाओं के बारे में बता सकती हो? हाँ महाराज। रूपवती कुछ देर बाद महल से लेन देन के सभी दस्तावेज लेकर आती है। उन पर राजा की विशेष मोहर लगी होती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हमारे महल से इतना अनाज और इतनी वस्तुएं बाहर गई हैं, वो भी हमारी मोहर के साथ? ये तो साफ चोरी है। जी महाराज, इस महल में आपका नाम बदनाम है और इसका सबसे बड़ा कारण आपके महल का ही एक प्रमुख सदस्य है। आज मैं आपको दूसरा सच बताना चाहती हूँ। मैंने आपको सिर्फ अपने रूप से आकर्षित किया ताकि मैं महल में प्रवेश करके इस राज्य की व्यवस्था बदल सकूं। रही शादी की बात, तो मेरे पति हमेशा रामदीन ही रहेंगे। हाँ रूपवती, शायद इतना सब समझने के बाद अब मेरा मन अपनी प्रजा की सेवा करने की तरफ लग गया है। अब मैं जो भी करूँगा सिर्फ इस राज्य की भलाई के लिए करूँगा। जी महाराज, अब मैं अपने पति के पास हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ।
इसी दौरान रामदीन रोते हुए रूपवती के पास आ जाता है। उसके हाथ में वही खंजर था जिससे वो अपनी पत्नी की जान लेने आया था। मुझे माफ कर दो रूपवती, मैंने तुम्हें बदचलन समझा, लेकिन तुम सच में इस राज्य की भलाई चाहती हो। तुम्हारी वजह से इस राज्य की हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। आप ऐसा ना कहें, आप अपनी जगह सही थे, लेकिन मुझे ये खतरा मोल लेकर ही महाराज की सोच बदलनी थी। अब मेरा काम पूरा हो चुका है। इस तरह रूपवती और रामदीन दोनों अपने घर चले जाते हैं। उधर राजा हर घोटाले और अन्याय का हिसाब करता है। जिसने भी महल के भ्रष्टाचार और अत्याचार में साथ दिया था उसे सजा दी जाती है। अब एक नई व्यवस्था के साथ राजमहल और पूरा राज्य फिर से खुशहाली से भर उठता है।